लालकृष्ण आडवाणी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। हेल्थ इशू के चलते पहले न जाने की थी खबरें। कांग्रेस समेत विपक्ष की नहीं जाएंगी 5 पार्टियां। सीएम योगी आदित्यनाथ इंडिगो फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट भरेंगे उड़ान। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। अब इंडिया गठबंधन को लेकर नफा नुकसान टटोल रही मायावती। पार्टी नेताओं से ले रही फीडबैक। बैठकों का दौर जारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज तय करेगा सर्वे का स्वरूप। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे की दी थी मंजूरी। स्पाइस जेट जल्द ही लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए शुरू करेगी उड़ानें। 2250 करोड़ के फंड से होगा विकसित एयरलाइंस। दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से राहत। 20 दिन बाद प्रदूषण घटा। AQI आया 300 से नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अब बात करते हैं रामोत्सव की। आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामोत्सव में आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह को लेकर देश दुनिया में उत्साह नजर आ रहा है और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, देश के कोने कोने से राम भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने आराध्य प्रभु राम के लिए कुछ न कुछ अनूठी भेंट सौंप रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना के अवसर पर बड़ौदा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है। विभिन्न प्रकार की सामग्री से तैयार हुई इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख रुपए बताई जाती है। अगरबत्ती की खासियत की बात करें तो अगरबत्ती को वडोदरा के राम भक्त गोपालक विहाभाई बरवाड ने बनाया है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री व गाय के गोबर से बनाया गया है और अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। अगरबत्ती का निर्माण करीब 5.5 लाख रुपए में हुआ है और एक बार जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। अगरबत्ती को 110 फीट लंबे रथ से अयोध्या लाया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस मौके को देखिए, खास बनाने के लिए इस मौके से जुड़ी हर एक चीज को खास बनाया जा रहा है और ये विशाल अगरबत्ती अयोध्या पहुंची है। 108 फीट ये लंबी है और जब प्रभु की आराधना होगी तो उस जगह को, उस स्थान को, उस पवित्र मंदिर को अपनी सुगंध से भरपूर कर देगी ये अगरबत्ती जो रामनगरी अयोध्या पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अगरबत्ती को 110 फीट लंबे रथ से अयोध्या पहुंचाया गया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये विशाल अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है, रामनगरी अयोध्या में पहुंची है और ये आपको बता दें, एक बार इसे जब जलाया जाएगा तो 1.5 महीने तक ये लगातार चलती रहेगी। 108 फीट लंबी है ये अगरबत्ती और तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरती के साथ में विशेष चीजों का मिश्रण कर इस अगरबत्ती को तैयार किया गया है। और अयोध्या पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये रामनगरी पहुंच चुकी है और सुरक्षा के बीच इसे पहुंचाया गया है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा और इस पल को बेहद खास बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा को खास बनाने के लिए देखिए हर एक चीज़ खास हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार
यहाँ पर कुछ न कुछ अपने आराध्य देव को जरूर समर्पित कर रहा है। और इसी कड़ी में 108 फुट लंबी अगरबत्ती रामनगरी पहुंच चुकी है और एक बार जलने के बाद ये 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। इसे हवन सामग्री, गाय की गोबर और अन्य पवित्र चीजों से मिलाकर बनाया गया है। बेहद खास ये अगरबत्ती है और इसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम के समक्ष जलाया जाएगा। गुजरात के वडोदरा से ये अगरबत्ती अयोध्या पहुंची है और के न्यूज पर सबसे पहले अगरबत्ती की लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और गुजरात से वडोदरा से अयोध्या पहुंची है ये अगरबत्ती। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन यह अगरबत्ती जलने वाली है। और के न्यूज पर सबसे पहले अगरबत्ती की लाइव तस्वीरें। तो गुजरात के वडोदरा से अयोध्या पहुंची अगरबत्ती और यह हम खबर आपको हम बता दें कि न्यूज पर सबसे पहले अगरबत्ती की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती रामनगरी पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से तस्वीरें। 108 फीट की अगरबत्ती रामनगरी पहुंची है और रामोत्सव को विशेष बनाई गई है। मैं इस समय मौजूद है अयोध्या के पंचवटी जगह पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक अगरबत्ती है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस समय लाई गई है। बता दें कि ये सबसे बड़ी अगरबत्ती कह सकते हैं कि दुनिया की अब तक की हो सकता हो सबसे बड़ी अगरबत्ती हो, जिसकी लंबाई करीब 108 फीट की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं ये वो ट्राला है जिसमें ये अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से लाई गई है, जिसे गुजरात के ही एक गौपालक विहा भाई जो हैं उन्होंने इस अगरबत्ती को तैयार किया है। इस अगरबत्ती को लाने के लिए 110 फीट का ये ट्रक भी है जिसपे ये अगरबत्ती लाई गई है, जिसे खास तौर पर जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। कहा जाता है कि ये अगरबत्ती करीब 1 महीने तक जलती रहेगी, जिससे पूरी अयोध्या महकेगी। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी अपने चरम पे है। हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ प्रभु राम को भेंट कर रहा है। इस अगरबत्ती को बनाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा है। इसकी लंबाई करीब 108 फीट और चौड़ाई की बात अगर करें तो 3.5 फीट के करीब बताई जा रही है। अगरबत्ती का निर्माण करने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया हुआ है। इसे बनाने में करीब 6 महीने से ज़्यादा का भी वक्त लगा है। वडोदरा से निकली अगरबत्ती अब अयोध्या पहुंच चुकी है। बता दें रास्ते में उदयपुर होते हुए इस अगरबत्ती को यहां पर लाया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुटे हुए हैं जो आसपास इस अगरबत्ती को एक बार छूना चाहते हैं, एक बार इसको छू करके धन्य होना चाहते हैं। बता दें भव्य यात्रा, शोभा यात्रा के साथ इसे हाईवे पे ले जाया गया, जिसके बाद ये अगरबत्ती अयोध्या में एंटर हुई और सुबह ही ये अगरबत्ती अयोध्या पहुंची हुई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को खास तौर पे बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए अगरबत्ती अयोध्या में ये महकेगी और प्रभु राम के दरबार में हाजिरी बनाने के लिए जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस अगरबत्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। मैं यहाँ से खड़ा हूँ, आप इस अगरबत्ती को देख सकते हैं।
से शुरू करेंगे और उस कोने तक अगर आप अगरबत्ती को देखेंगे तो शायद आपकी नज़र दूर तक जाएगी और आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई ये अगरबत्ती इतनी लंबी और ऐतिहासिक है, इसे शायद आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं कई दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मैंने भी इससे पहले इतनी बड़ी अगरबत्ती की स्टोरी कभी नहीं देखी कि ऐतिहासिक अगरबत्ती यहाँ जो पहुँची हुई है, जो अब अयोध्या के कार सेवकपुरम में लाई जाएगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस अगरबत्ती को कहाँ पर रखा जाए और जिसके बाद इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाया जाएगा, जो फिर पूरे अयोध्या को महकाएगी और उसके बाद ये अगरबत्ती करीब 1 महीने तक जलती रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस अगरबत्ती को लेकर के आने वाले वो लोग जो इस अगरबत्ती को गुजरात के बड़ौदा से लेकर के आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश कोरवाल मेरा नाम है जी, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और इस अगरबत्ती को हम वडोदरा से धाम लेके आए हैं। बहुत अच्छा रास्ते में हमारे को फील हुआ था। सौभाग्य हमारा था कि हमारे को ये श्री राम प्रभु ने मौका दिया इस सेवा करने का। बहुत अच्छा फील था। हजारों के कंगार में लोग रास्ते में थे। 2-2 दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये रथ आए और कब हम देखें इसको। श्रद्धालु रास्ते में जब इस अगरबत्ती को देखते थे तो उनके मन में कैसा उत्साह आपको नजर आता? अच्छा फील हो रहा था जी। बहुत अच्छा स्वागत किया हमारा ढोल नगाड़े के साथ से। बहुत अच्छा रास्ते में स्वागत होते होते ही आई। कितने बजे आप इस अगरबत्ती को लेकर के यहाँ पर पहुँचे? सुबह कल शाम को पहुंच गए थे जी। कल शाम को पहुँच गए थे। तो अब ये अगरबत्ती यहाँ से कहाँ के लिए रवाना होगी? ये अयोध्या धाम के लिए कल निकलेगी जी यहाँ से। इसके जो कारीगरी है, जो मैंने देखा है कि बड़ी स्टाइल तरीके से इसको लाया गया है, रखने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है इस अगरबत्ती को। तो रास्ते में कहीं ऐसा कि जो टूटे नहीं, मैंने देखा कि इसके भारी इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी, ये वहीं वडोदरा से कंप्लीट करके लेके आए जी हम। वहीं पे इसको पैक किए। 2 बत्ती इसके अंदर है जी। कितना दिन लगा इसको पैक करने में? लगभग इसको तैयार होने के बाद इसको लाने में कितना समय लगा यहाँ से गुजरात से यहाँ तक में? लाने में 10 दिन का समय लगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात से यहाँ तक लाने में करीब इस अगरबत्ती को 10 दिन का समय लगा है। और देखिए कितनी मजबूती के साथ, कितनी सेफ्टी के साथ ये अगरबत्ती का ऊपर का कवर है। इस कवर के नीचे ही ये अगरबत्ती है जो जलेगी। ये अगरबत्ती की खासियत की अगर बात करें तो इसे खास तौर पर बिल्कुल वैदिक तरीके से इसको बनाया गया है। गाय के गोबर से इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया है, जिसमें देसी घी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है और कई ऐसे तत्व हैं जो इसमें डाले गए हैं, किसी तरह की अशुद्धता ना हो उसका भी पूरी तरीके से इसमें ख्याल रखा गया है। जैसे जैसे ये अगरबत्ती आगे बढ़ रही है, श्रद्धालु भी अपनी आस्था इस अगरबत्ती के प्रति दिखा रहे हैं। अब उत्सुकता है 22 जनवरी की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस अगरबत्ती को कहाँ पर रखा जाएगा। ये भी बताया जा रहा है करीब 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती लगातार जलती रहेगी। 110 फीट का लंबा ये रथ है। इसको बनाने की अगर बात करें तो इसे पंचगव्य हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाया गया है। अगरबत्ती का वजन की अगर बात करें तो करीब इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई करीब 108 फीट की है। तो बस अब वो शुभ घड़ी आने वाली है 22 जनवरी की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और जिसके बाद इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा, जिसके बाद पूरी अयोध्या राममय होने के साथ बेहतरीन सुगंध से महकेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीश शर्मा, के न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। नाम बता दीजिए, क्या था? गणेश कोरवाल। गणेश कोरवाल, राजस्थान, अजमेर, नसीराबाद। मैं आगे उसमें लिख दूंगा किस चीज़ के ड्राइवर हैं। इसको रथ बोलता है। रथ, हाँ। अजमेर रथ ड्राइवर। इसको मतलब अजमेर राजस्थान। मालिक का भी बताऊँ क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विशाल अगरबत्ती है, इसके चलते इसकी खासियत ही ये है कि एक लंबे वक्त तक ये चलती रहेगी। इसे पंचतत्व के साथ में बनाया गया है और आपको बता दें कि इसकी विशेष तैयारी की गई थी और इसे बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है। इसकी लागत की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा इस बनाने में इसकी लागत लगी है और इसे विशेष रथ से, जो कि खुद 110 फीट लंबा है, और उसके माध्यम से इसे रामनगरी पहुँचाया जा रहा है। इसे देखने के लिए लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को खास बनाने के लिए हर एक खास चीज अपनी अपनी तरफ से लोग समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में गुजरात के वडोदरा से विशाल अगरबत्ती पहुंची हुई है, जो रामलला के दरबार में पहुंचेगी। फिलहाल कहां इसे रखा जाएगा, कहां पर इसे जलाया जाएगा, अभी ये सब साफ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं विशाल जो अगरबत्ती है वो पहुंच चुकी है और बेहद खास ढंग से इसको तैयार किया गया है।
तो 108 फीट की अगरबत्ती है जो रामनगरी पहुंची है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये जलने वाली है और 1.5 महीने तक बताया जाता है कि बिना रुके लगातार जलती रहेगी। और के न्यूज़ पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस विशाल अगरबत्ती की। और अयोध्या पहुंच चुकी है ये अगरबत्ती, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुजरात के वडोदरा से ये पहुंची हुई हैं और सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई के न्यूज़ पर। अयोध्या पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती की तस्वीरें। तो अयोध्या से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा और बेहद खास ढंग से इसको तैयार किया गया है। गाय के गोबर और शुद्ध देसी घी से इसे निर्मित किया गया है। हवन सामग्री भी इसमें समाहित है और इन सब को मिलाकर इस अगरबत्ती को तैयार किया गया है। और अयोध्या पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो के न्यूज़ पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है और बेहद खास ढंग से इसको तैयार किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये अगरबत्ती जलने वाली है और वडोदरा से अयोध्या पहुंची अगरबत्ती 110 फीट के रथ पर 108 फीट की अगरबत्ती को लाया गया है। के न्यूज़ पर हमने आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाई। के न्यूज़ पर तस्वीरें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन यह अगरबत्ती जलाई जाएगी। के न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती की ये तस्वीरें हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन से रामलला के दरबार में जलाए जाने की बात भी सामने आ रही है। विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और 108 फीट के रथ पर 110 फीट का ये रथ है जिसमें 108 फीट की इस अगरबत्ती को लाया गया है। आपने देखा इसकी विशेषता बहुत खास है। और अब आगे बढ़ते हैं।
हिंदू धर्म में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजित होंगे। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो चुकी है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कई अनुष्ठान होंगे। रामलला के विग्रह के अधिवास रामलला की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों के जल इकट्ठा किए हैं, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। दिन यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त रहेगा। और क्या कुछ तैयारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की गई है, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की मीडिया प्रभारी शरद शर्मा से बातचीत की। अयोध्या पहुंचे हमारे विशेष संवाददाता ने क्या कुछ कहा, शरद शर्मा ने आपको सुनाते हैं। अयोध्या में रामलला के नए मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। भव्य दिव्य अद्भुत मंदिर का निर्माण इतने विस्तार पूर्वक हो रहा है कि कल्पनाओं से परे है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या तैयारी चल रही है। सर जी, कैसी क्या तैयारी है 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है। अयोध्या जी में आने वाले भक्तों के निवास की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे लगभग 4000 जो हमारे पूज्य संत आएंगे, उनके निवास की, उनके भोजन की व्यवस्था, साथ ही 3000 ऐसे विशिष्ट जन आएंगे, उनके निवास की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो पारंगत हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके हाथों में है। ऐसे लगभग जो है तीन सेट बनाए गए हैं सिटी के रूप में। एक तो तीर्थक्षेत्रपुरम है, दूसरा कारसेवकपुरम है और तीसरा जो है मणि रामदास छावनी का प्राकृतिक एवं योग चिकित्सालय है। इन स्थानों पर निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था लगभग 40 स्थानों पर अयोध्या जी में की गई है। उन जगह पर भोजनालय चलेगा और इस भोजनालय में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने वाले ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार 1 से 2 महीने तक, कोई 15 दिन चलाएगा, कोई 1 महीने चलाएगा, कोई 2 महीने तक भोजन चलाएगा। भोजन का अर्थ ये है कि माता सीता रसोई के द्वारा जो है आने वाले भक्तों को भोजन प्राप्त हो, यानी प्रसाद प्राप्त हो। उनको प्रसाद प्राप्त होगा तभी ये माना जाएगा कि अयोध्या में जाने पर जो है उनकी जो भूमिका रही वो कहीं सफल हुई। और दूसरी बात यह है कि भोजन के साथ साथ जो है उनको आवास मिलना चाहिए, क्योंकि ठंडक का मौसम है और अयोध्या जी बहुत ठंडक रहेगा। जनवरी माह में चल ही रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से शीतलहर है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ पूजन अर्चन के लिए जो है 16 जनवरी से जब प्रारंभ होगा पूजन अर्चन यज्ञ अनुष्ठान, तो वह भी अपने आप में जो है अद्वितीय होगा। तो इस प्रकार से एक तो पूजन और दूसरा आवास, भोजन आदि की व्यवस्था। और नगर भ्रमण की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, नगर भ्रमण जो है अभी जो वैदिक जन हैं, वैदिक जन के द्वारा जो निर्देशित होगा उस पर हम लोग करेंगे, क्योंकि भ्रमण का भी कार्यक्रम जो है किस प्रकार से होगा, संक्षिप्त होगा कि पूरे अयोध्या नगर का भ्रमण होगा, ये बाद में तय होगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार अपने इन सारे विषयों को चिंतन मनन करती आ रही है। प्रतिदिन बैठकें होती हैं कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, वो करते हैं। और उसके बाद जो है छोटी छोटी अगर कहीं पर भी कोई विषय आया तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इन सारे विषयों को समाहित कर लिया गया है। साथ ही अयोध्या जी में तमाम तरह के लोग धार्मिक पूजन अर्चन के लिए सामग्री भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे किस प्रकार से जो है राजस्थान से बैलों के ऊपर बैलगाड़ी के माध्यम से जो यहाँ पर घृत आया था, वो लगभग 600 किलो है। और इसके साथ राजस्थान के अलावा जो मध्य प्रदेश से भी घी पहुंचा और इस तमाम तरह के जल यहाँ पर आए हैं, नदियों के, तीर्थों के, चाहे वो नेपाल से वीरगंज से लाया गया जल हो, चाहे वो मानसरोवर से लाया गया जल हो, चाहे गंगोत्री से लाया गया जल हो, और चाहे जो है माँ सरयू के उद्गम स्थल से लाया गया जल हो। इनको भी यहाँ पर रखा गया है। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसको समर्पित किया जाएगा रामलला के चरणों में। रामोत्सव को लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश जानना चाहता है कि जब 15 तारीख से रामोत्सव के कार्यक्रम शुरू होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का जो पहला दिन जो नगर भ्रमण से शुरुआत होगी, उसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस किस तारीख को कैसे आयोजित किए जाएंगे? देखिए, 16 जनवरी से जब कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो ये लगातार 22 जनवरी तक चलेगा,
बीच के कार्यक्रमों की सारी रूपरेखा जो हमारे वैदिक गण हैं, यानी जो पूजा अर्चना करने वाले, अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, उन्होंने बना रखे हैं। हम सब तो इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को जो मोटी जानकारी है कि 16 जनवरी से लेकर जो है ये 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा तक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। तो उसमें तो तमाम वो आ जाते हैं जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें 1 सप्ताह का चलता है। उसके बाद ये पूजन के बाद जो है 48 दिनों तक अन्य पूजन भी चलेगा। वो पूजन होगा 22 जनवरी के बाद। तो ये जो अभी भी लगातार पूजन चल रहा है, लेकिन वो पूजन का दायरा जो है अलग अलग है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो उसके बाद 48 दिन का कार्यक्रम चलेगा पूजन का, लेकिन भक्त जो है दर्शन करने लगेंगे 23 जनवरी के बाद। है जिसकी जानकारी मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी ने हमें दी है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। निर्माण निगम के पूर्व एमडी के ठिकानों पर रेड की बात सामने आई है और छत्रपाल सिंह के कई ठिकानों पर विजिलेंस की रेड की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीएसपी सरकार में हुए स्मारक घोटाले जांच में फंसे थे और आय से अधिक संपत्ति, कई अहम दस्तावेज भी मिले। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सीपी सिंह के दिल्ली, देहरादून, लखनऊ के ठिकानों पर रेड की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई लग्जरी गाड़ियां, बैंक लॉकर की डिटेल भी मिली है और निवेश से जुड़े बैंक खातों के दस्तावेज भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और गोमती नगर और महानगर स्थित 2 प्रॉपर्टी पर छापेमारी की बात सामने आई है। और गोमती नगर और महानगर स्थित 2 प्रॉपर्टी पर छापेमारी की बात सामने आई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकायुक्त ने जांच की फाइल 2013 में यूपी सरकार को भेजी थी और तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव व मुख्य सचिव को भेजी थी। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें। लोकायुक्त जांच में 199 लोग आरोपी बनाए गए थे। और लखनऊ से जानकारी, निर्माण निगम के पूर्व एमडी के ठिकानों पर रेड, छत्रपाल सिंह के कई ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीएसपी सरकार पे हुए स्मारक घोटाले जांच में फंसे थे और आय से अधिक संपत्ति और कई अहम दस्तावेज भी मिलने की बात सामने आई है। कई लग्जरी गाड़ियां, बैंक लॉकर की डिटेल भी मिली है। तो कई लग्जरी गाड़ियां और बैंक लॉकर की डिटेल मिली। संदीप मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, निवेश से जुड़े कई बैंक खातों के डिटेल्स मिलने की बात और साथ ही जब छापेमारी हुई और भी कई सारे राज खुलकर सामने आए हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 1400 करोड़ रुपए का स्मारक जो घोटाला हुआ था वो निर्माण निगम के एमडी पे छापेमारी की जा रही है। यानी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कुख्यात प्रमाण मिलने के बाद से विजिलेंस ने सीपी सिंह के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद शासन स्तर पर जो अनुमति मिल जाती है उस बाद से उन पे मुकदमा जो है पंजीकृत होता है, जिसके बाद से लगातार जांच जो है चल रही होती है। अब ईडी ने कई जगहों छापेमारी की है। अगर बात करें छापेमारी की तो दिल्ली, देहरादून, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई जगहों पे उन्होंने इनके अधिष्ठान आलिशान आवासों पर जो है छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सरकार में ये घोटाला होता था, 1400 घोटाला था, स्मारक घोटाला था, इसमें पूर्व महिला के सीपी सिंह के साथ साथ कई जगह और लोग और भी नाम शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब तो जिस तरीके से शासन की अनुमति के बाद जो विजिलेंस ने इसकी जांच शुरू की है तो लगातार अब जो है कई चीजें इसमें पाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अब जो है जांच जो है चली आ रही है। विजिलेंस के मुताबिक अगर बात करें तो पुख्ता कुछ प्रमाण मिले हैं जिसके पास से इसकी मंजूरी दी गई है और लगातार इससे जो है छापेमारी वो की जा रही है। चाहे गोमती नगर के इलाका हो, चाहे महानगर के इलाका हो, कई जगह इनके दस्तावेज पाए गए हैं। साथ ही साथ में कुछ लग्जरियां गाड़ियां हैं वो भी मिले हैं, टैक्स मिला है, बहुत से सामग्री है जो सामने निकल के आई है। बिल्कुल, साफ तौर पर कई अहम चीजें निकलकर सामने आई। शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई सारे राज निकलकर सामने आए हैं। लोकायुक्त जांच में 199 लोग आरोपी बनाए गए थे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से निर्माण निगम के पूर्व एमडी के ठिकानों पर रेड, जिसमें कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं।
और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक भी की है। तो जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। तो जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की और वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, और जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल और जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, और वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की और वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और वाइब्रेंट गुजरात समिट में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक भी की है, और बैठक की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक भी की है। बैठक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, और अहम जानकारी आपको हम बता दें, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। तो जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने की बैठक। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। और जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, वाइब्रेंट गुजरात समिट में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, और अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से वाइब्रेंट गुजरात समिट में बैठक की गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है कल ही पहुंच गए थे गुजरात, और आज सुबह जापान के डेलीगेशन के साथ जो वो बैठक कर रहे हैं, और बैठक के अंदर खासकर हरियाणा के अंदर किस तरह से उद्योग और गुजरात जो है, गुजरात जापान के जो लोग हैं, जापान के जो बिजनेसमैन है, जापान की जो कंट्री वहाँ के लोग किस तरह बिजनेस स्थापित करें हरियाणा के अंदर, जिससे कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिल सके, उसको लेकर एक डेलीगेशन के साथ बैठक चलती है। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों का जो है बिजनेस जो है हरियाणा के अंदर होगा। हरियाणा के अंदर गुजरात जो है, हरियाणा के अंदर जो नई नई कंपनियां स्थापित होंगी गुजरात जापान की, और जिससे कि नौकरियां भी मिलेंगी और साथ के साथ हरियाणा का विकास भी होगा। जी, होने की बात सामने आई है, जहां पर अहम खबर आपको हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल, और जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बैठक, और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, वाइब्रेंट गुजरात
समिट को लेकर बैठक, जापान के डेलीगेशन के साथ सीएम ने बैठक की है। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कार्यक्रम को भाजपा और संघ का इवेंट बताया है। कहा कि पार्टी के नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा संघ और भाजपा का इवेंट है। कांग्रेस ने न्योता ठुकराया है और भगवान राम की करोड़ों भारतीय पूजा अर्चना करते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अहम बातें सामने आई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर NFIR के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने बरवाला रेलवे स्टेशन पर अनशन कर रहे और इस दौरान कर्मचारियों ने आगे के आंदोलन की योजना भी बनाई है। रेलवे यूनियन धुरी शाखा के सचिव वेद प्रकाश चौहान ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से चली आ रही है। विधायक सांसद को आजीवन तमाम सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं, लेकिन अपने जीवन के 40 साल नौकरी में देने के बाद भी कर्मचारी को पेंशन तक की सुविधा नहीं है और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। कर्मचारी अपना हक लेना जानता है और इस दौरान उपस्थित सभी रेल कर्मचारी जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि जल्द ही यह मांग नहीं मानी गई तो कर्मचारी पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की बात सामने आई है। अहम खबर हरियाणा से सामने आई थी, जहां पर कर्मचारियों के पूर्ण हड़ताल पर जाने की बात कही गई। कहा गया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बताते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज तय करेगा सर्वे का स्वरूप और हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे करने की मंजूरी दी है। दोपहर 2 बजे सर्वे का स्वरूप हाईकोर्ट तय करेगा और 14 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर दिया था आदेश और विनय मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विनय, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर आदेश दिया गया था, पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास? जी, हम आपको बता दें कि आज प्रयागराज में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से एक अहम सुनवाई हुई है। श्री जन्मभूमि मामले में 2 बजे सुनवाई होनी है। तो हम आपको बता दें कि इस सुनवाई का जो है सभी को इंतजार है। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बजे सर्वे का स्वरूप हाईकोर्ट तय करने वाला है और इस पर नज़र लगातार सभी पक्षों की बनी हुई है। तो ऐसे में देखिए, एक तरफ अलग अलग मामले जो है वो निपटते जा रहे हैं और अब ये मामला भी काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीदें लोगों की लगातार बनी हुई हैं। विनय जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे ये अहम सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। ये कृष्ण जन्मभूमि मामले सर्वे के मामले में जो है आज एक अहम सुनवाई है, जिसका आज सभी को ये इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया विनय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज तय करेगा सर्वे का स्वरूप। तो आज सर्वे का स्वरूप तय किए जाने की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे करने की मंजूरी दी है। और अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू। श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नंबर जारी किए जाने की बात सामने आई है। और यह हम खबर आपको हम बता दें, श्रद्धालुओं स्नानार्थियों के लिए नंबर जारी किए जाने की बात सामने आई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। और विनय मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय, माघ मेले को लेकर तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं, क्या कुछ खास तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो स्नानार्थी पहुंचेंगे, उनको लेकर क्या इंतजामात हो रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की सुविधा के हेतु कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही टोल फ्री नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं। नियंत्रण कक्ष है तो 2 डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर जो है जारी किए गए हैं, जिसका नंबर है 1800-180-5340 एवं दूसरा नंबर है 1800-180-5350 है। जी, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि विशेष तैयारियां की जा रही हैं विनय, और इनके ठहरने के लिए या फिर स्नान करने के बाद घाटों पर क्या कोई विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं जो स्नानार्थी पहुंचेंगे? जी, हम आपको बता दें कि स्नानार्थियों के लिए वहाँ घाटों पर विशेष सुविधा है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है और वहाँ पे जो है रस्सियों से जो है बैरिकेटिंग कर दी गई, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई अधिक गहराई वाले पानी में जो है न जा सके। और वहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो है स्नान के बाद जो है वहाँ सुविधाएं दी गई हैं कि वहाँ अपने वस्त्रों को जो है बदल सकेंगी। वहाँ बढ़िया सुविधा प्रशासन द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात सामने आई है। श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज से माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हुई। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर प्रयागराज से ही, जहां पर सभी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों के समय में परिवर्तन। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाओं का संचालन। सभी कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। आंगनबाड़ी स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी है और आंगनबाड़ी स्कूल भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सभी कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं होंगी संचालित और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। क्या हम खबर आपको बता दें,
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विनय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विनय, सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम देख पा रहे हैं शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को जरूर राहत मिली है इस फैसले के बाद। जी, हम आपको बता दें कि ये जो है शीतलहर और ठंड को देखते हुए प्रयागराज में सभी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों के समय में परिवर्तन हुआ है। शीतलहर और ठंड को देखते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी कक्षाओं का संचालन जो है, और जो आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, जो स्कूल्स हैं, बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। अगले आदेश तक आंगनबाड़ी स्कूल बंद रहेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगले आदेश तक इन सभी जगहों पर जो समय है वो परिवर्तित कर दिया गया है स्कूल का। शुक्र आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर प्रयागराज से आपको हम बता रहे थे, जहां पर सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां कड़ाके की ठंड से कांपा समूचा अयोध्या शहर। शहर पर छाई घनी धुंध, कोहरे की चादर, अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं श्रद्धालु। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा है। तो कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा। शहर में घनी धुंध छाई हुई है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं और श्रद्धालु अलाव का सहारा लेते नजर आए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या से कड़ाके की ठंड से कांपा समूचा अयोध्या शहर। और आपको बता दें कि पूरी अयोध्या में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देवबंद से खबर, ठेकेदार पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। नागल से गांव लौटते वक्त बदमाशों ने चलाई गोलियां। तो बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नागल और सोनखेड़ा से जुड़ी अहम खबर। घटना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने कार के अंदर से खाली खोखे बरामद कर लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देवबंद के थरा नागल क्षेत्र का मामला। नागल से गांव लौटते वक्त बदमाशों ने चलाई गोलियां और बदमाशों की फायरिंग में बच्चे। ठेकेदार शहनवाज, नागल और सोनखेड़ा गांव के बीच का ये पूरा मामला है। घटना पर पहुंची पुलिस ने कार के अंदर से खाली खोखे बरामद कर लिए हैं।
देवबंद से खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बहराइच से बताते हैं, जहां पर अलाव की चपेट में आने से मासूम झुलसा, मौत हो गई। अलाव की चिंगारी से चारपाई में लगी थी आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जिनका बच्चा मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर हुआ। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। श्रावस्ती के किरण के बंजारनपुरवा गांव का था बच्चा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। श्रावस्ती के किरण के बंजारनपुरवा का था बच्चा। और बहराइच से खबर, अलाव की चपेट में आने से मासूम झुलसा और मासूम बच्चे की मौत की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगले खबर आपको हम बताते हैं। भूमाफिया सुधीर गोयल के करीबियों पर शिकंजा। ईडी ने कई बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है। ईडी ने बैंक अकाउंट्स में जमा रकम भी जब्त की। बैंक अकाउंट्स के साथ होल्डर्स भी ईडी ने किया सीज। ईडी को सर्च ऑपरेशन में मिले कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। सराफा व्यापारी के हत्यारोपियों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश के इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बदमाश घायल हो गया है। मुठभेड़ में 2 सिपाही घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। और घटना के बाद एडीजी ने लगाई थी 5 टीमें। 250 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी बरामद, 4,30,000 रुपए नगद किए गए बरामद। सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट ले गए ज्वेलरी। घटना का खुलासा करने वाले टीम को मिलेगा। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बाईपास इलाके में मुठभेड़ की बात सामने आई है। और अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं। अमरोहा जिले में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। जिले में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी गोली मारने की बात सामने आई है। गृह कलेश के चलते ये हुई घटना। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव हलपुरा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को मारी गोली। और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, गृह कलेश के चलते पति पत्नी की मौत हुई। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, धनोरा थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।